एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी। दिस इज़ ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के ओवरऑल एनर्जेटिक्स की। इसमें हम लोग ओल्ड कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, जो पहले का कंसेप्ट था, जो ज़्यादातर आप सबकी बुक्स में वही कंसेप्ट दिया हुआ होगा, और हम लेटेस्ट कंसेप्ट की भी बात करेंगे कि किस तरीके से लेटेस्ट कंसेप्ट के अनुसार वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। तो अगर हम सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट की बात करते हैं, जो आप सबकी बुक्स में यही दिया होगा, जहाँ तक अपडेटेड बुक्स में चेंजेस होंगे। सो ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं कि एक NADH के मोलिक्यूल से 3 ATP बनेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और एक FADH2 के मोलिक्यूल से 2 ATP बनेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो हम इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग NADH और FADH2 को ATP में कन्वर्ट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने ATP बनेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होती है, जिसमें कि ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल से पाइरूवेट के 2 मोलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो पाइरूवेट के 2 मोलिक्यूल्स थे उनसे एसिटाइल कोएंजाइम A के 2 मोलिक्यूल्स बन जाते हैं। उसके बाद क्रेब्स साइकिल होती है, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम A आगे मूव करता है सर्कुलर फैशन में, और उसमें ATP, NADH और FADH2 का गेन होता है। और उसके बाद जितने भी हमें NADH और FADH2 मिले हैं, जैसा कि हमें ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH मिले हैं और हमें क्रेब साइकिल में 6 NADH और 2 FADH2 मिले हैं, तो ये जितने भी हमें NADH और FADH2 मिले हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद इनसे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो NADH और FADH2 है उनको हम ATP के फॉर्म में कन्वर्ट करके ओवरऑल नेट गेन ATP का देखेंगे कि कितना हुआ। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के केस में जो नेट गेन है वो है 2 ATP एंड 2 NADH। अब ये जो 2 NADH हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस NADH को माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन तक पहुंचाने के लिए शटल सिस्टम का यूज़ होता है। शटल सिस्टम हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 टाइप्स के शटल सिस्टम होते हैं, एक होता है मैलेट अस्पार्टेट शटल और दूसरा होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। मैलेट अस्पार्टेट शटल में क्या होता है, NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करता है और अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में NADH ही रीजनरेट हो जाता है। तो इसलिए जो वैल्यू होती है मैलेट अस्पार्टेट शटल के केस में वो सेम होगी, यानी कि अगर सेल मैलेट अस्पार्टेट शटल यूज़ कर रहा है तो उस केस में एक NADH मोलिक्यूल से 3 ATP बनेंगे। सो जैसा कि आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 मोलिक्यूल्स मिले हैं NADH के, तो उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP में कन्वर्ट करेंगे। तो एक मोलिक्यूल से मिल रहा है 3 ATP, तो 2 मोलिक्यूल से मिलेंगे 6 ATP। सो जो 2 मोलिक्यूल्स हैं NADH के उनसे आपको मिलेंगे 6 ATP। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम में NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स तो रिलीज़ कर देता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में FAD उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। इस वजह से जो वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम के केस में वो FADH2 वाली वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि अगर सेल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम यूज़ कर रहा है तो हमें 2 ATP मिलेंगे। सो यहाँ पे 2 NADH के मोलिक्यूल हैं, इसलिए 2 NADH के मोलिक्यूल से 4 ATP बनेंगे। तो ओवरऑल जो ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन होगा वो होगा 8 ATP का मैलेट अस्पार्टेट शटल के केस में और 6 ATP का ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम के केस में। तो जो नेट गेन होगा ATP का वो यहाँ पे डिफ़र क्यों कर रहा है, वो शटल सिस्टम की वजह से डिफ़र कर रहा है, और शटल सिस्टम हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में।
तो इस तरीके से जो एटीपी का गेन होता है वो डिफ़र कर जाता है, क्योंकि शटल सिस्टम डिफ़र कर जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैलेट अस्पार्टेट शटल का यूज़ किया जाता है। पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन, यानी कि जो दो मॉलिक्यूल्स बने थे पाइरूवेट के, उनसे दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम के, और उस प्रोसेस में दो NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो उस प्रोसेस में जो दो NADH मॉलिक्यूल्स बने वो माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और उनसे ATP का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो दो जो मॉलिक्यूल्स होंगे NADH के, उनसे 6 ATP बनेगा। पाइरूवेट के ऑक्सीडेशन के केस में हमें नेट गेन होगा 6 ATP का। सो क्रेब्स साइकिल के केस में जो नेट गेन हमें हुआ है वो 2 ATP, 6 NADH और 2 FADH2 का हुआ है, जिसमें से ये जो हमें 6 मॉलिक्यूल्स NADH के और 2 मॉलिक्यूल्स FADH2 के मिले हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और इनसे ATP का फॉर्मेशन होगा। तो ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक NADH के मॉलिक्यूल से 3 ATP बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो 6 NADH के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे 18 ATP बनेगा, यानी कि 6 NADH इंटू द वैल्यू ऑफ 3 will give you 18 ATP। इसी तरीके से FADH2 के केस में भी एक जो FADH2 का मॉलिक्यूल होता है उससे 2 ATP बनते हैं। तो अब हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो दो मॉलिक्यूल्स जो FADH2 के हैं वो मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव यू 4 ATP। तो इस तरीके से क्रेब्स साइकिल में जो नेट गेन होगा ATP का वो होगा 24 ATP। अब हम सारी वैल्यूज़ को अगर ऐड कर लें तो 24 प्लस 6 इट गिव्स यू 30 एंड 30 प्लस 6 विल बी योर 36 और 30 प्लस 8 विल बी 38। सो या तो 36 ATP का गेन होगा या फिर 38 ATP का गेन होगा ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। सो ये जो डिफरेंस आ रहा है 36 और 38 ATP का, ये शटल सिस्टम की वजह से आ रहा है। ये डिपेंड करेगा कि सेल कौन सा शटल सिस्टम यूज़ कर रहा है। ATP गेन शटल सिस्टम पे डिपेंडेंट है, इस वजह से यहाँ पर 36 और 38 का वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से या तो 36 ATP बनेंगे या फिर 38 ATP बनेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के एनर्जेटिक्स की न्यू कंसेप्ट के रेफरेंस में। तो जो न्यू कंसेप्ट है, लेटेस्ट कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग 4 प्रोटॉन्स गिव यू 1 ATP। तो एक NADH के मॉलिक्यूल से 10 प्रोटॉन्स पंप हो रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अकॉर्डिंग, और एक FADH2 के मॉलिक्यूल से 6 प्रोटॉन्स पंप हो रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो अब ये जो 10 प्रोटॉन्स है ये ATP में कन्वर्ट होंगे ATP सिंथेज एंजाइम की हेल्प से, तो बनेंगे 2.5 ATP, क्योंकि 4 प्रोटॉन्स गिव यू 1 ATP, सो 10 प्रोटॉन्स विल गिव यू हाउ मच ATP? 2.5 ATP फॉर NADH। सो एक NADH के मॉलिक्यूल से 2.5 ATP बनेंगे और एक FADH2 के मॉलिक्यूल से 1.5 ATP बनेगा। ये रिसेंट कंसेप्ट है, ये ज़रूरी नहीं कि आपकी बुक्स में ये मेंशन हो। तो अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन हो रहा है 2 ATP का और 2 NADH का। फिर शटल सिस्टम जो आ रहा है, शटल सिस्टम में जो वैल्यूज़ होंगी, अगर सेल मैलेट अस्पार्टेट शटल का यूज़ कर रहा है तो उस केस में वैल्यू को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं NADH के उनसे 2.5 ATP अगर बनेगा तो ओवरऑल नेट गेन होगा 5 ATP का, यानी जो दो NADH के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे 5 ATP बनेगा अगर मैलेट अस्पार्टेट शटल यूज़ होगा। जबकि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल अगर यूज़ होगा तो हम वैल्यू को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के केस में जो दो NADH के मॉलिक्यूल्स थे उनसे 3 ATP ही बन पाएंगे, क्योंकि वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल में FAD इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में।
तो अब हम टोटल ओवरऑल नेट गेन अगर ऐड करें तो ग्लाइकोलिसिस के केस में 7 ATP बन सकते हैं अगर मैलेट अस्पार्टेट शटल यूज़ हो रहा है, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल अगर यूज़ हो रहा है तो ग्लाइकोलिसिस का जो ओवरऑल गेन होगा वो 5 ATP का ही होगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पायरूवेट के ऑक्सीडेशन की। तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है पायरूवेट का, उस केस में सिर्फ 2 ही NADH बन रहे हैं। सो जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं NADH के, उनसे आपको 5 ATP मिलेगा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट के केस में। इसके बाद बात कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल की। तो क्रेब्स साइकिल के 2 टर्न्स में, यानी कि जो 2 मॉलिक्यूल्स थे पायरूवेट के, वो जब क्रेब्स साइकिल में रन करेंगे तो जो नेट गेन होगा वो होगा ATP 6 NADH और 2 FADH2। ये 6 NADH और 2 FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो इनसे ATP बनेगा। अब जैसा कि हम ऊपर की वैल्यू डिस्कस कर चुके हैं, एक NADH के मोलिक्यूल से 2.5 ATP बन रहा है, तो 6 के NADH मोलिक्यूल्स की से कितना बनेगा, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे वैल्यू को, तो 6 × 2.5 विल गिव यू 15 ATP। अगर हम FADH2 के केस में इसको कैलकुलेट करें तो 2 FADH2 के मोलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो जो वैल्यू थी 1 FADH2 विल गिव यू 1.5 ATP। सो फॉर 2 FADH2 वी विल मल्टीप्लाई द वैल्यू बाई 1.5 विल गिव यू 3 ATP. So in the Krebs cycle the net gain is of 20 ATP according to the new concept, according to the latest concept. Now अब हम इसको सारी वैल्यूज़ को अगर जोड़ लें तो ओवरऑल हमारा कितना गेन आएगा, 20 + 5 गिव यू 25, 25 + 5 विल बी 30 और 25 + 7 विल बी योर 32। तो इस तरीके से जो नया कंसेप्ट है, रिसेंट कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल से या तो 30 ATP बनेंगे या फिर 32 ATP बनेंगे। ये जो वेरिएशन आ रहा है ये शटल सिस्टम की वजह से आ रहा है। जो भी शटल यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग ATP बनेंगे। अगर मैलेट अस्पार्टेट शटल यूज़ होता है तो एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल से 32 ATP बनेंगे, जबकि अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल यूज़ होता है तो एक ग्लूकोज मोलिक्यूल से 30 ATP बनेंगे। तो ये था रिसेंट कंसेप्ट। इस तरीके से आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी इस वीडियो में कि 36 ATP बन रहे हैं, 38 बन रहे हैं, 32 बन रहे हैं या 30 ATP बन रहे हैं। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं, पुराना वाला भी और नया वाला भी। तो इस तरीके से जो अभी रिसेंट कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग 30 से 32 ATP बनते हैं एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल से। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल।